हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर मुकेश पारिक आपका इंग्लिश कॉस्मॉस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोनेट, शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18, शैल आई कंपेयर दी, इसका टाइटल है। और ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, बीए के कोर्स में भी होती है, इसका क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है। और ये वर्ल्ड फेमस सोनेट है। सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है, आपको मालूम है। और एलिजाबेथन एज में सोनेट्स के सीक्वेंस लिखने का एक पैटर्न था, एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था। पेट्रार्क ने और दांते ने जो सोनेट्स लिखी हैं इटली में, वहाँ से ये सोनेट्स इंग्लैंड में आई। और सोनेट में एक पैटर्न होता है कि आप 8 लाइन में अपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हो और लास्ट की 6 लाइन्स में उनका एक सॉल्यूशन देते हो। सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन बीच बीच में ये एग्जाम में आता है कि उसने सोनेट्स सीक्वेंस में कितनी सोनेट्स लिखी। तो ये 154 सोनेट एक सीक्वेंस है। ये पब्लिश हुआ था 1609 में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये क्वार्टो का मतलब होता है एक फुल स्केप पेज को अगर हम 2 बार मोड़ दें, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, तो वो जो एक छोटी सी किताब बनती है उसको क्वार्टो बोला जाता है। क्वार्टो का मतलब यहां पर है चौथाई, ठीक है। और इनमें एक सोनेट के अंदर एक कहानी स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड थीम में सेकंड सोनेट, उससे रिलेटेड थीम में थर्ड सोनेट, ऐसे करके एक लिंक्ड सीरीज में सोनेट्स लिखने का एक पैटर्न था उस जमाने में। पब्लिकेशन डेट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, ओके। और उसके बाद में आपको डेडिकेशन याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसको डेडिकेट किया था उन्होंने अपने पेट्रन को। उनका नाम उन्होंने बुक के कवर पेज पे रखा है, टू मिस्टर WH। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या उनकी आइडेंटिटी नोन है। तो देयर हैज बीन अ कंटेंशन दैट हिज आइडेंटिटी इज नॉट नोन। जिसको उन्होंने WH लिखा है वो एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया है आज। फिर भी लोग कहते हैं कि पॉसिबली हेनरी रियोल्सले का नाम आपको दिख रहा होगा, या विलियम हर्बर्ट, क्योंकि ये WH के नाम से, भाई ये तो HW हो गया और वो WH हो गया। हो सकता है इन दोनों को उन्होंने इसको डेडिकेट किया हो। फिर शेक्सपियरियन सोनेट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें 4-4 लाइन के 3 स्टैंजाज होते हैं। 4 लाइन के स्टैंजा को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाट्रेन, और 2 लाइन को लास्ट में बोलते हैं कपलेट। तो 4 और 4 लाइन कितनी हो गई? 8, यानी ऑक्टेव। और बाद की जो 4 और 6 लाइन होगी उसको अपन बोलते हैं सेस्टेट। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो सोनेट सीक्वेंस है, आपको नजर आ रहा होगा यहां से, ये जो सोनेट सीक्वेंस है इसमें, एक सेकेंड में, लेट मी एनलार्ज इट, समथिंग इज रॉन्ग विद इट। फेयर यूथ सोनेट्स कहते हैं उनको। 1 से लेकर 126 तक की जो गिनती है उसमें उन्होंने अपने जो पेट्रन है, पेट्रन बोलते हैं संरक्षक, जो इनको बड़े बड़े राइटर्स को पैसे देते थे, उनका खर्चा उठाते थे, तो उनको डेडिकेट करने की एक परंपरा थी। तो 1 से लेकर के और 1 to 126 सोनेट्स कहा जाता है कि उस फेयर यूथ का मतलब है वो एक मेल है। ऑब्वियसली उनके जो पेट्रन थे वो एक आदमी थे और बहुत खूबसूरत व्यक्ति थे। उनकी खूबसूरती का वर्णन किया है उन्होंने उन सोनेट्स में। और एक डार्क लेडी, जिसके बारे में भी एक देयर इज अ डाउट कि वो डार्क लेडी कौन थी। डार्क लेडी का मतलब यहाँ पे होगा कि डार्क कॉम्प्लेक्शन की कोई लेडी होगी। उसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक निग्रेस भी हो सकती है। निग्रेस वर्ड आजकल यूज नहीं किया जाता है, बट ऐसा मान के चलिए कि उसमें शायद वो एक, क्योंकि इसमें 130 नंबर की जो सोनेट है, मैं बता दूं ताकि आपको जनरल नॉलेज बढ़े शेक्सपियर के बारे में। 130 नंबर की जो सोनेट है उसमें उन्होंने उसकी जो सुंदरता उनको लगती है उसको उन्होंने कहा है, और वो एंटी पेट्रार्कन थीम पर है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 से लेकर के 126 नंबर की सोनेट्स में अपनी बिलवड, या जिस आदमी को आप डेडिकेट कर रहे हो कविताएं, उनकी खूबसूरती का वर्णन है। वो पेट्रार्क ने दिया था कॉन्सेप्ट कि भाई इसमें खूबसूरती का वर्णन करना है। लेकिन डार्क लेडी के अंदर उनको सुंदरता नजर नहीं आई लोगों को, लेकिन इनको आई। लेकिन उसमें उन्होंने उनके घुंघराले जो बाल हैं उनको तारों की तुलना दी है। तो ऐसे करके डार्क लेडी की जो सोनेट्स है उसमें 130 नंबर सोनेट फेमस है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। उसके बाद
ऐसा कहा जाता है कि एक दो सॉनेट्स उसके अंदर राइवल पोइट के ऊपर भी लिखी गई है, और इस सॉनेट का नाम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब यहां से अभी हम स्टार्ट करेंगे, मैं थोड़ा आपको और बताता हूं, फिर थोड़ी सी जानकारी फिर से देख लीजिए एक बार। सेम चीज़ें मैंने दोबारा अलग पोस्टर में लिख दी हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंटरकनेक्टेड सीरीज की पोएम्स हैं, और इन सीरीज के अंदर लव, ब्यूटी, टाइम, इमॉर्टैलिटी, आर्ट, इनके ऊपर ये सॉनेट्स लिखी गई हैं। सॉनेट्स किसको डेडिकेट की गई हैं? फेयर यूथ को। अब मैंने आपके जहन में रह जाए, आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस में कहीं चला जाए कि भाई फेयर यूथ का क्या मतलब है। मैंने कहा ना, ही वॉज अ वेरी डैशिंग यंग मैन। तो आप देखिए इसके चेहरे पे कितनी सुंदरता है। ये एग्जैक्ट वो बंदा नहीं है, बट हमने अपनी मर्जी से एक तस्वीर निकाली है। हेनरी रियोड्सले इनका नाम हो सकता है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे जो इनके पेट्रन थे। ये आप इससे आप समझ सकते हो कि अगर ये इतना खूबसूरत व्यक्ति है और राइटर इनकी खूबसूरती की अगर वर्णन करता है अपनी सॉनेट्स में, तो ऑब्वियसली वो लिखने लायक चीज़ रही होगी। ठीक है, उसके बाद एक और मैंने तस्वीर रखी है, हालांकि ये अगली जो कविता में लाइन्स आएंगी उनका रेफरेंस है इसके अंदर। अब सीधे सीधे पोएम पर आते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब पहला स्टेटमेंट है कि क्या मैं आपको समर के दिन से आपकी तुलना करूं क्या? अब समर का मतलब यहां पर गर्मियां हिंदुस्तान की गर्मियां नहीं है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की गर्मियां बहुत खतरनाक होती हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल्ड कंट्री लाइक इंग्लैंड, और इंग्लैंड के अंदर तो आपको मालूम है कि गर्मियां जो है वो पसंद की जाती हैं। तो राइटर कह रहा है कि आपके चेहरे के ऊपर जो तेज है, आपके व्यवहार में जो गर्मी है, नरमी है, टेम्परेट आपका जो स्वभाव है, मतलब उसके स्वभाव की, उसके नेचर की तुलना करते हुए कह रहा है कि, और एक जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि you are so temperate in nature, you are so beautiful that, and in summer's day there, the nature is also quite beautiful. ठीक है, क्योंकि सर्दियों में तो बर्फ जमी रहती है। तो वो कह रहा है कि क्या मैं आपकी तुलना उससे कर दूं? फिर वो कह रहा है दाउ आर्ट। यहाँ पे आर्ट का मतलब है आर, ओल्ड इंग्लिश में। वो कह रहा है कि तुम जो हो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और इसका मतलब यहाँ पे है आर। दाउ का मतलब है यू। ठीक है, यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब क्या होता है? सम, मतलब मीडियम, ना बहुत गर्म ना बहुत ज्यादा कोल्ड। लेकिन टेम्परेट का मतलब यहां पे स्वभाव से लेना है। दे कैन आस्क यू ए क्वेश्चन लाइक व्हाट डज द राइटर मीन बाय द टर्म टेम्परेट हियर, कि आप जो हो बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ज्यादा टेम्परेट हो। गर्मियों का जो मौसम है उसकी तुलना करते राइटर ने डाउट क्रिएट किया है कि मैं अगर गर्मियों से तुलना करूंगा तो उनके यहाँ भी गर्मियों में कई बार क्या होता है, तेज गर्मी पड़ जाती है हल्की हल्की। तो अगर मैंने गर्मी से तुलना की तो हो सकता है कि वो तुलना आपके स्वभाव को मैच नहीं करेगी। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। तेज हवाएं चलती हैं और वो हिला देती हैं डार्लिंग बर्ड्स। अब यहाँ पे बर्ड्स का पर्सोनिफिकेशन कर दिया, आप समझ सकते हो, क्योंकि राइटर ने उनको प्रिय कलियां जो उस मौसम में हमें अच्छी लगती हैं, उनको मई के महीने में जो खिलती हैं। Now the month of May is considered to be the best season of England, क्योंकि वहाँ पे मे फेयर मनाया जाता है। आप इसको लिख सकते हैं, मे फेयर, जिसमें बहुत सारे मेले ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग, और उस वक्त जो तरह तरह के गुलाब के फूल उनके यहाँ पे खिलते हैं। तो वो कह रहा है कि गर्मियों से तुलना तो करूं, लेकिन डाउट देखिए, जैसे ही कविता को स्टार्ट किया उसमें डाउट आ गया कि क्या अगर मैं कर दूं तो उसमें तो रफ विंड्स चलती हैं और वो कलियों को डिस्टर्ब कर देती हैं, कलियाँ मुरझा जाती हैं या वो खराब होकर के गिर जाती हैं। एंड समर्स लीज हैथ का मतलब है यहाँ पे हैज, ये ओल्ड इंग्लिश है, और समर का लीज का मतलब क्या है यहाँ पे? टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं मीनिंग तो समझा ही रहा हूं, लेकिन आई वुड लव टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द कैटेगरी ऑफ वोकैबुलरी। अब ध्यान से देखिए कि पूरी जो पोएम लिख रहा है उस पोएम के अंदर कहीं ना कहीं एक दो वर्ड ऐसे आ जाएंगे जिसमें आपको पता चलता है कि राइटर कमर्शियल टाइप की वोकैबुलरी यूज कर रहा है। अब यहां पे देखिए कि तुलना करते करते उसने लीज वर्ड यूज कर लिया। लीज ठेका भी होता है, ठेके पे देते हैं ना कोई चीज। तो कहता है कि गर्मियों का जो समय है उसकी तो बहुत ज्यादा, जरूरत से अधिक ही शॉर्ट डेट होती है। अब जरूरत से अधिक शॉर्ट डेट का मतलब है यहां पे टाइम, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी तरह गर्मियां नहीं होती है कि मार्च से शुरू हुई और अक्टूबर नवंबर तक गर्मियां ही चलती रहती हैं। दे हैव वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ समर। सो राइटर कह रहा है कि मैं आपकी तुलना अगर गर्मियों के दिन से कर भी दूं कि भाई आपके नेचर में बहुत गर्माहट, अपनापन, गर्मजोशी,
है ना। आप कॉर्डियलिटी समझते होंगे, और इस तरह का जो आपका स्वभाव है, कॉर्डियल मतलब बहुत तहे दिल से आप लोगों से मिलते हो। लेकिन मैं गर्मियों से अगर तुलना करूं तो उसका समय तो बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि राइटर ने अपना एक आइडिया दिया और उस आइडिया को खारिज कर दिया। अब इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। डे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डे, टेम्परेट, मई एंड डेट। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं राइम स्कीम क्या होती है, तुकबंदी। लास्ट के वर्ड का जो साउंड है वो अगली लाइन के लास्ट वर्ड से या उसके अगली लाइन के लास्ट वर्ड से अगर आप देखोगे तो ए, अगर इसको ए मान ले तो इसको मानेंगे हम, क्योंकि ये टेम्परेट डे से मैच नहीं कर रहा है तो इसको बी बोल देंगे। और ये बिल्कुल फिर डे जैसा ही है, इसको फिर ए बोल देंगे, है ना। और इसको क्या बोल देंगे, डेट, यानी टेम्परेट डेट, तो बी। तो ये क्वाट्रेन हो गया। क्वाट्रेन मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, क्वाट्रेन, है ना, यानी कि 4 लाइन। तो ये 4 लाइन जो है उनकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Sometime too hot the eye of heaven shines। फिर से पर्सोनिफिकेशन कर दिया। हेवन का मतलब यहां पे स्काई है, और उस स्काई की आंख यानी कि सन, यानी कि जो सन है वो कभी कभी बहुत ज्यादा चमकता है। तो वो उस लाइन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि मैं आपकी तुलना गर्मियों के दिन से करने का मन तो कर रहा है, लेकिन कैसे करूं, क्योंकि वहां पे तो बहुत गर्मी पड़ती, कभी कभी सूरज बहुत चमकता है। एंड ऑफन इज हिज कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, कॉम्प्लेक्शन का मतलब यहां पे क्या हो गया, कलर, और वो अक्सर डिम हो जाता है। कभी कभी गर्मियों में चीजें, कभी कभी गर्मी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये तो आपका नेचर नहीं है। इसका मतलब है ये जो कंपैरिजन, जक्स्टापोजिशन जो मैं करना चाहता हूं, मैंने एक नया वर्ड यूज किया है, जिसको नहीं आता वो लिख लो, जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन क्या होता है, पैरेलली दो चीजों को बराबर बराबर रख के देखना, कंपेयर करना, कंपैरिजन। तो गर्मियों, एक इंसान की तुलना या उसके व्यवहार की तुलना गर्म मौसम से करना चाहता है, क्योंकि गर्म मौसम सर्दियों वाले देशों में अच्छा माना जाता है। तो राइटर अब मना कर रहा है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो कमियां गिनाने लग गया गर्मियों की। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। अच्छा, ये लाइन बाकी की कविता में बिल्कुल बीच में आ गई है। वो कह रहा है कि और कभी कभी, मतलब देखो ध्यान से समझिए, और होता ही है ना यार, कभी कभी हर सुंदर व्यक्ति कभी कभी अपनी सुंदरता से तो कम हो ही जाता है। तो सूरज की बुराई करते करते अचानक से उसके दिमाग में आ गया कि मैं सूरज जैसे एक सेलेस्टियल या डिवाइन चीज की भी मतलब कमी निकाल रहा हूं। वो कह रहा है होता ही है ऐसा, कभी कभी बहुत सुंदर चीजें भी क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। डिक्लाइन का मतलब है उनकी जो खूबसूरती है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब है सूरज की भी कम हो जाती है। बाय चांस कैसे हो जाती है, या तो बाय चांस हो जाती है, भाई अच्छे खासे हो आप, आपकी एज के बच्चे सारे बहुत सुंदर होंगे इस वक्त, यूथ है आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड, हेल्सियन डेज चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कभी बीमार हो गए अचानक से, है ना, 4-5 दिन बीमार पड़ गए, कभी कोई और जैसे हैजा हो गया, कुछ हो गया मान लो, और कुछ दिनों के लिए वो सुंदरता उतनी अच्छी खिल के नहीं आ रही है। कभी ज़्यादा सूरज में घूम लिए गर्मियों में बिना कपड़े से ढके, तो कॉम्प्लेक्शन डिम हो गया। तो ऐसा होता है। तो राइटर भी ऐसे कह रहा है कि कभी कभी नेचर में बाय चांस भी गर्मी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। नेचर्स चेंजिंग कोर्स का मतलब है, और प्रकृति तो अपना कोर्स का मतलब है यहाँ पे ड्यूरेशन, है ना, रास्ता, वे, वो चेंज करती ही रहती है। तो आपको मालूम है कि मौसम से तुलना कर रहा है, तो मौसम तो चेंज होता ही रहता है, और कभी कभी तो चेंज हो जाता है नेचर के अनुसार, और कभी कभी वो अनट्रिम्ड रह जाता है। अनट्रिम्ड का मतलब होता है अनचेंज्ड। तो कभी हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता। तो अब इसके भी राइम स्कीम देख लीजिए कि शाइन्स, है ना। शाइन्स आपको पता है कि पिछली वाली उसमें आप देखिएगा, हमने ये इसको डे को ए माना था ना, तो डे जैसी आवाज तो नहीं आ रही ना इसमें, आप ध्यान से देखिए, इसमें शाइन्स आ रही है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, इसको सी मान लेंगे कि ये सी मतलब तीसरी आवाज है। फिर डिम्ड एक अलग तरह की आवाज है जो पहले भी नहीं थी, क्योंकि उसमें टेम्परेट था। तो सी डी, और फिर से डिक्लाइंस जो है वो शाइन्स से मैच खा रहा है, तो डिक्लाइंस को हमने क्या मान लिया, फिर से सी, और फिर डिम्ड से अनट्रिम्ड मिल गया तो इसको फिर से डी मान लेते हो। इसकी राइम स्कीम क्या हो गई बताइए, सी डी सी डी। ये भी क्वार्ट्रेन है, 4 लाइन। इस आइडिया में क्या बता दिया कि कभी कभी तो बहुत तेज गर्मी पड़ती है,
सूरज का कॉम्प्लेक्शन कभी कम हो जाता है, यानी उसकी धूप कम हो जाती है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि उसका सूरज को एक इंसान मान के चल रहा है, क्योंकि उसके लिए उसने जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है, हिज, जो इंसानों के लिए किया जाता है। फिर अचानक से कह रहा है कि ऐसा तो होता ही रहता है, कभी 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 बदल जाता है, कभी नहीं भी बदलता। यानी कि राइटर रेटोरिक्स का यूज़ कर रहा है। एक नया शब्द सीखिए, रेटोरिक्स। कवि लोग जो होते हैं ना, उनको बात बनाना आता है, तभी तो वो कवि बनते हैं। शब्दों से खेलना, डायरेक्ट नहीं कहते हैं, उस बात को खूबसूरत अंदाज में बोलते हैं। नो, व्हाट इज दिस ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट, क्या ऐसा तो होता ही रहता है। फिर आप देखिए कि बट दाई एटर्नल समर शैल नॉट फेड। आपकी एटर्नल, एटर्नल का मतलब है फॉर एवर। आपकी जो समर है, अब यहां पे समर का क्या मतलब हुआ बताइए? आपके व्यवहार में जो गर्मी है, आपके जो यूथ है, आपकी जो जवानी है, वो कभी भी फेड नहीं होगी। आपका जो रूप रंग है, उसमें समर के कई मीनिंग निकल रहे हैं यहां पे, वो कभी फेड नहीं होगी। तो आपको मालूम है कि अभी अभी तो राइटर ने कहा है कि चेंज हो सकती है, इसका मतलब है कि वो यहाँ पे मक्खन लगा रहा है। पेट्रन है ना, तो पेट्रन को अट्रैक्ट करने के लिए कविताएं लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो आपको मालूम है पैसा दिया करते थे। यस, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस के भाई उनकी कितनी तारीफ आप कर सकते हो। तो कह रहा है कि लेकिन आपके अंदर जो व्यवहार में गर्मजोशी है वो कभी खत्म नहीं होगी, सूरज की होती है, होने दो। नॉर लूज पोजेशन, और आप जो है कभी भी पोजेशन लूज नहीं करोगे। एक सेकेंड, आप पोजेशन लूज नहीं करोगे ऑफ दैट फेयर, उस सुंदरता का, दाउ ओवेस्ट। ओवेस्ट का मतलब होता है पोजेस करना, रखना। ठीक है, कि आपके पास जो, एक सेकेंड बच्चों, कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मेरे बोर्ड में कुछ गड़बड़ हो गई है यहां पे। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओएस्ट, जो तुम रखते हो, जो तुम पोजेस करते हो, उस पोजेशन को आप कभी नहीं खोओगे। आपके स्वभाव की जो गर्मी है वो हमेशा रहेगी। फिर राइटर कह रहा है कि नॉर शेल डेथ ब्रैग। अब डेथ का पर्सोनिफिकेशन कर दिया। ब्रैग का मतलब क्या होता है? अपने बारे में बहुत बढ़ चढ़ करके बोलना। डेथ कभी भी ये शेखी नहीं मारेगी, बढ़ चढ़ करके नहीं बोलेगी कि दाउ वेंडरेस्ट। वेंडर का मतलब होता है भटकना, घूमना, इन हिज शेड। तो डेथ का भी पर्सोनिफिकेशन कर दिया, और वो भी मेल के रूप में, कि डेथ तुम्हें कभी नहीं आएगी। इतनी सीधी सी बात राइटर करना चाहता है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि आपको कभी भी डेथ नहीं आएगी। अब ये क्या, कितनी बड़ी बात कह रहा है। डोंट यू थिंक इट इज एन एग्जैजरेशन, एक हाइपरबली, एक वो एग्जैजरेट कर रहा है इस बात को। एग्जैजरेशन क्या होता है? अतिशयोक्ति, अलंकार, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहा है। हाइपरबली कर रहा है मेरे हिसाब से। तो हाइपरबली क्या होता है? इसको हाइपरबोल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हाइपरबली, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अतिशयोक्ति, कि डेथ तो तुम्हें कभी आएगी ही नहीं। यानी कि अब उसको इस बात को कहने के लिए क्या कि डेथ को एक इंसान दिखा दिया, मान लीजिए एक राक्षस टाइप का तो नहीं दिखाया, ऐसे बोला कि भाई डेथ जो है उसकी छाया में तुम कभी नहीं भटकोगे, तुम कभी नहीं घूमोगे। इसका मतलब राइटर ने क्या इमेजिनेशन किया है कि मर के हम डेथ की छाया में भटकते हैं, लेकिन वो डेथ, और वो डेथ जो है वहां पे बहुत गर्व करती है कि देखा कोई जिंदा नहीं बचा, मेरे छाया में देखो सब आ गए, लेकिन तुम नहीं जाओगे कभी उसकी शेड में। अच्छा, शेड जो वर्ड है आपको कैसा लग रहा है? मैं आपको कविता पढ़ना भी सिखा रहा हूं, केवल मेरा इतना सा काम नहीं है कि इसका एग्जाम के हिसाब से मीनिंग बता के चला जाऊं। अगर मैं आपको सोचना सिखा सकता हूं कविताओं को, तो इसका मतलब है कि मैंने अपना मैक्सिमम काम कर दिया। शेड का मतलब एक रिलीफ भी तो होता है, क्योंकि आपको पेड़ की शेड में आप जब बैठते हो तो आपको रिलीफ मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो कभी बात करते करते ये भूल गया कि शेड का एक पॉजिटिव मीनिंग भी निकल रहा है कि नहीं? वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताना। सभी लोग वीडियो देख रहे हो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, लिखो कि हाँ हम देख रहे हैं, यहाँ तक हम पहुँचे, हमने शुरू के कुछ लाइंस पढ़ करके नहीं हम जा रहे हैं। और लिखिए कि मैं पढ़ाते वक्त और क्या इंप्रूवमेंट करूँ, आपको क्या लगता है कि सर आपको, हमको ये भी एक्स्ट्रा बताओ, वो भी एक्स्ट्रा बताओ। और वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो, कोई भी आपके फ्रेंड हो उनको शेयर करो। When in eternal lines to time, जब, इस कविता की थीम अब हल्की सी आगे बढ़ रही है। एटर्नल लाइंस का मतलब क्या है? लिटरेचर,
लिटरेचर में को राइटर ने, कविता को राइटर ने एटर्नल लाइन्स बोला है, कभी ना मरने वाली लाइन्स, हमेशा रहने वाली लाइन्स। टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, तुम टाइम के साथ साथ ग्रो करते जाओगे, ग्रो करोगे, मतलब दुनिया मर जाएगी लेकिन तुम्हारी एटर्नल पोजेशन, समर की पोजेशन तुम कभी नहीं खोओगे। और जब मैं तुम्हें कविता में लिख दूंगा When in eternal lines to time thou growest, इसका मतलब राइटर यही मान के चल रहा है कि मैं आपको कविता में लिख दूंगा, यानी वो मान के चल रहा है कि आज नहीं कल आपकी डेथ तो होगी, लेकिन कह रहा है कि जब मैं आपको कविता में लिख दूंगा तो तुम ग्रो करते चले जाओगे। ये भी एग्जैजरेशन है, भाई शरीर तो मर जाएगा ना, लेकिन शायद राइटर उसकी खूबसूरती का वर्णन, उसके व्यवहार का वर्णन, ऑल दीज एक्सप्रेशंस कैन बी सेव्ड, can be documented through his poem. And that, if we say like this, don't you think that Shakespeare is 100% successful? Because ये अगर मान लो 500 400 साल पहले की कविता है और आज हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पैटर्न को हम याद कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती को हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। So long as man can breathe, जब तक इंसान सांस लेता रहेगा। कब तक लेता रहेगा जरा बताओ यहां पर, इसमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ में राइटर किस समय का वर्णन कर रहा है। क्रिश्चियन लोगों के हिसाब से इंसान कब तक सांस ले सकता है? मान लीजिए मैं इस बात को नहीं बताऊं आपको और आपसे बोलूं कि कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं वहां पे जवाब दूंगा आपने गलत लिखा है या सही, तो सभी स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, तो तब तक, सो लॉन्ग तब तक, लिव्स दिस का मतलब यहां पे हो गया ये आपकी सोनेट, ये आर्ट, ये कविता, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये आपको जिंदगी देती रहेगी। अब इसके राइम स्कीम देखते हैं। फेड, तो अगर आपने नोटिस किया हो, देखो पहले वाले में क्या था, डे है ना, मतलब उसको हम ए बी मान रहे थे, फिर उसमें सी डी मान रहे थे, फिर उसके बाद में अब देखिए अलग ही टर्म्स आ गई, फेड, ओवेस्ट, शेड एंड सी, नहीं ये 4 लाइन को हम देखेंगे। फेड यानी कि वो था ए बी सी डी, इसको मान लेंगे ई, फिर इसको मान लेंगे एफ, है ना, और फिर शेड और फेड एक जैसे हो गए तो ये हो गया ई, और ये फिर से हो गया ग्रोवेस्ट यानी एफ। और ये जो दो लास्ट की लाइन है इसको कपलेट बोलते हैं, ये एक इसको एक दोहा। सी यानी कि आप देखिए ई एफ फिर जी और ये जी, सी दी, इसका मतलब है इसकी क्वाट्रेन की क्या हो गई, ई एफ और लास्ट की क्या हो गई, जी। तो शेक्सपियर की राइम स्कीम जो बार बार एग्जाम में आ रही है, हमेशा याद रखिए, आपको सोनेट भी आपके सिलेबस में है फर्स्ट ग्रेड वालों के, और जितने भी सेट के एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, सब में सोनेट अपने आप में पूछा जाता है। उसका मैं अलग लेक्चर एक प्रिपेयर करूंगा, सोनेट के बारे में और डिटेल बताऊंगा, उसकी हिस्ट्री वगैरह। लेकिन जैसे मिल्टन हो गया, स्पेंसर हो गया, जॉन डन हो गया, वर्ड्सवर्थ हो गया, शेली हो गया, कीट्स हो गया, ऐसे लगभग सभी राइटर्स ने सोनेट्स लिखी हैं। लेकिन शेक्सपियर की जो सोनेट्स है उसकी राइम स्कीम बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो कविता आपको समझ में आ गई। अब एक खास लिटरेरी टर्म की बात कर लेते हैं कि इसमें आयरनी कहाँ है। तो इसकी आयरनी का क्वेश्चन आएगा। आयरनी क्या है? द पोएट्स प्रॉमिस वर्सेस द ट्रूथ, जो मैंने आपको अभी समझाया। कविता में पोएट ने प्रॉमिस क्या किया है कि सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। सोनेट नंबर 18 में ये प्रॉमिस किया है कि जब तक ये कविता रहेगी तब तक आपको जिंदगी देती रहेगी। लेकिन ये तो आयरनी होगी क्योंकि वो तो मर जाएगा ना। देखिए द रियलिटी क्या है कि द आयरनी, इट इज नॉट द फेयर यूथ हु लिव्स ऑन बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम। टाइम फेड्स ऑल ब्यूटी यूथ एंड लाइफ बट वर्ड्स सर्वाइव, द पोएम आउटलिव्स द पर्सन। इसीलिए मैंने इस तस्वीर को टूटते हुए दिखाया है। ही विल, आज वो नहीं है हमारे बीच में, बट उनका डिस्क्रिप्शन है हमारे साथ। तो ये इसकी आयरनी है। इस पे क्वेश्चन आएगा। सोनेट नंबर 18 के अंदर एक बहुत खूबसूरत आयरनी का रेफरेंस आया है। एक और क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। ये वर्ड्सवर्थ है और ये ब्राउनिंग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। वर्ड्सवर्थ को आप जानते होंगे, नेचर पोएट है। विलियम वर्ड्सवर्थ क्लेम्ड दैट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट इन हिज सोनेट। वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर की तारीफ करते हुए कौन सी सोनेट लिखी, उसका आप नाम लिख के बताइए।
मैंने जानबूझ करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करेंगे। इंटरनेट पे जाएं, ढूंढें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब जब उसने वो उसकी तारीफ की और उसने कहा कि भाई सोनेट की बुराई मत करो, क्योंकि कुछ लोगों ने रोमांटिक एज में सोनेट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना शुरू किया। मैं एक बात आपको और बता दूं कि बेन जॉनसन ने भी सोनेट को क्रिटिसाइज किया है। देयर आर सम राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर दोज हु वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल विद सोनेट, बिकॉज दे सेड कि सोनेट में आपका जो विचार है वो आपको छोटा करके देना पड़ता है, तो इसका मतलब आपके विचार जो है वो कट जाते हैं। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है कि अभी ऑफलाइन क्लास चल रही हो मान लो, तो हो सकता है ना कि हम जरूरत से ज़्यादा देर तक भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो डेटा भी खर्च होता है और आपको मालूम है डिस्टेंस भी है, तो हमें बहुत लिमिटेड तरीके से अपनी बात को कहना पड़ता है। तो कुछ लोग हैप्पी नहीं है ऑनलाइन से, तो ऐसे ही कुछ लोगों ने सोनेट की बुराई की, जिसमें बेन जॉनसन शामिल है। बेन जॉनसन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, वो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट भी हुए और बहुत बड़े कवि भी हुए। ऐसे ही वर्ड्सवर्थ को जब पता चला, आपको मालूम ही है 19th सेंचुरी के अंदर वो लिख रहे थे, तो उन्होंने तारीफ की कि भाई उसने अपने दिल खोल के रख दिया 154 सोनेट्स में। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा कि अगर सोनेट से वो दिल खोल रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो शेक्सपियर नहीं हो सकता। तो उसने क्या कमेंट दिया ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ब्राउनिंग्स कमेंट ऑन वर्ड्सवर्थ प्रेजिंग ऑफ शेक्सपियर इन राइटिंग सॉनेट्स। So what was his thinking? What was his thinking? This is this is William Wordsworth and this man is Robert Browning. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोनों राइटर आपके सिलेबस में हैं। ये क्वेश्चन नेट वालों के लिए, सेट वालों के लिए, इन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप सब तैयार करें। अब इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं। पहला कि ही एग्रीज दैट शेक्सपियर सॉनेट्स फुली रिवील हिज पर्सनल इमोशन, तो ये एग्री नहीं करते थे, तो ये आंसर नहीं होगा। He argues that Shakespeare's greatness lies in his ability to hide himself in his work. क्या वो ये मानते थे? ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ऐसा कहा कि नहीं साहब, वो तो शेक्सपियर की जो ग्रेटनेस थी वो इसमें थी कि वो अपने कविताओं में अपना दिल उंडेल कर नहीं रखते थे, जबकि वो तो कह रहे हैं कि ओपन हिज हार्ट, अनलॉक्ड हिज हार्ट। He believes that Shakespeare's sonnets are inferior to his plays. तो यहां पर ये भी बात नहीं चल रही, there is no comparison of drama and sonnets. फिर कह रहा है कि ही सजेस्ट दैट शेक्सपियर डिड नॉट राइट द सोनेट हिमसेल्फ। अब मैंने कुछ हिंट दिया है कि ये भी नहीं कह रहा है कि भाई नहीं मान रहा, इसका मतलब है कि आंसर जो है वो ए और बी में से होना चाहिए। वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये था आपका सोनेट का लेक्चर, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको इसमें और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। थैंक यू।